सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पाकिस्तान चलेंगे ब्यूरो चीफ हमारे वहाँ पे मौजूद हैं और ये बताएंगे कि एफआईआर जनाब एक हमारे पास ही पहुंची है। पूछते हैं क्या एफआईआर काटी गई सर? जी बिल्कुल। एफआईआर जो है वो कल कट गई थी। तो उस एफआईआर के मुताबिक उसमें एक बात बड़ी अहम है कि जो एफआईआर के अंदर भी लिखी हुई है और उसके बाद भी ये है कि जो मजिस्ट्रेट है ये थाना परेडी के अंदर जो है इलाका है थाना परेडी का, तो वहां पर ये सारा वाकया रिपोर्ट हुआ था। तो वहां पे जो दफात है उस पर उन्होंने 780 यानी कि दहशतगर्दी की दफात 149, 302 अरादा कत्ल और 148, 147 जानबूझकर पलवे की सूरत में किसी को मारना, ये दफात शामिल की है। तो उसके मुताबिक ये था कि यहाँ पर मैं तकरीबन को 1:30 बजे के करीब जो है लईक अहमद वल्द नजीर अहमद साहब उम्र 47 साल वहां पर मौजूद थे। तो वहां पे इनके हाथ में मोबाइल था, तो वहां पे जो लोग करीब खड़े थे उन्होंने जो है इनको पकड़ लिया और वहां पे ज्यादा कोप करना शुरू कर दिया। और उसके बाद इनको जब इनकी हालत गैर हो गई तो उनको छोड़ के वो भाग गए हैं। तो उसके बाद इनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया जहाँ डॉक्टर ने इनकी तस्दीक कर दी और फिर उन्होंने बताया ये जो दरखास्त है ये इनके जो लईक अहमद साहब है इनके कजन की तरफ से एफआईआर की दरखास्त दी गई थी। जैसे हमने आपको पहले बताया था कि पुलिस का ये मौकफ है कि अगर हमें कोई दरखास्त मिलती है तो हम कार्रवाई करेंगे। तो उसके बाद जो है इसके अंदर जो के बंदे हैं जिनको नामजद किया गया है वो तकरीबन कुछ टोटल बनते हैं 14 के करीब जिनको इसमें नामजद किया गया है। इसके अंदर टीएसपी के जो नायब अमीर है ये जो उनके सरकर्दा पीपी के यूनियन के जो सदर है वो भी है, तो जो वहां पर कारादल में जिक्र किया था वो भी अफराद का नाम शामिल है। तो के इन दफात के तहत ये एफआईआर जो है ये कट गई थी। और उसके बाद दूसरी एक अहम बात ये भी हुई है कि जो मुलव्वस अफराद थे उन्होंने जब उनको इस बात का इल्म हुआ कि हमारे जो ऊपर एफआईआर हो चुकी है तो उन्होंने वहां पर जो इलाका मजिस्ट्रेट थे उनसे बिफोर अरेस्ट बेल भी करवा ली। तो हैरत की बात यह है कि जैसे ही यहाँ पर उनको पता लगा कि एफआईआर हो गई है और उसी तरह उसी घंटे के अंदर अंदर उन्होंने अपनी बेल भी वहां पर करवा ली। नहीं तो जरा नाम बता सकते हैं? आपके सामने पड़ी है कॉपी? जी मैं आपको नाम बिल्कुल बता देता हूँ जो इसके अंदर शामिल है। उसके अंदर जो सबसे पहला नाम है वो है जी अब्दुल कादर पटेल वल्द अब्दुल हमीद कादरी, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद नोमान, मोहम्मद इरफान वल्द अब्दुल गफार, मोहम्मद शाहिद, गुलाम अकबर वल्द नामालूम के अलावा मोहम्मद मुबीन वल्द अब्दुल गनी, अनायतुर रहमान वल्द गोहर रहमान, रियाज रजा, यासर इम्तियाज वल्द याकूब, अलियास परदेसी और इसके अलावा जो है हमजा अशरफी वल्द नामालूम, अनायतुर रहमान, अहमद महमूद और एक थे सलीम मौलवी सलीम। ये जो स्पेसिफिक नाम है तो कि तकरीबन उन्होंने 15 के करीब जो है उसमें लिखवा दिए थे और बाकी उन्होंने कहा था कि हम जैसे जैसे तफ्तीश करेंगे तो हमें जो है उसको शामिल तफ्तीश करते जाएंगे, क्योंकि जो मौत की तादाद है पुलिस ने 450 के करीब उसको रिपोर्ट किया है कि 450 के करीब अफराद मौजूद थे। तो ये वो लोग हैं जिनके मतलब जिनको पता था या इनका ये नाम लिया गया। बाकी पुलिस ने ये बावर करवाया है कि जैसे ही हमें इसके अंदर कोई मजीद तफ्तीश में बेहतरी आएगी या कुछ अफराद को हम अरेस्ट करेंगे तो ये तादाद जो है ये 15 की बजाय 40 से 50 भी हो सकती सर एक अहम बड़ा सवाल है, जमानत होगी उनकी। दहशत गर्दी की जब दफात लगती है तो जमानत आराम से हो जाती है? नहीं जी बिल्कुल। जो सबसे खतरनाक दफात होती है वो 780 है, एंटी टेररिस्ट एक्ट के अंदर है। इसकी जमानत के लिए जो है वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट में जाना पड़ता है, जो कि बाकी जो दफात है वो आम आम मजिस्ट्रेट इलाका मजिस्ट्रेट या सेशन जज के पास जाके इसको करवा सकती है। लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती के साथ 147, 148 और 149 और 302 यानी इकदाम कतल ये 4 दफात जो है इनकी जमानत तो चलो आप वकील से या मजिस्ट्रेट से मिलके या बाहमी तावन से या उनके साथ कुछ सिफारिश करवा के या किसी भी तरीके से ये करवा सकते हैं। लेकिन इसके आगे जो लिखा हुआ है R780 वो नहीं हो सकती। लेकिन हमें ये मालूम हुआ है कि मजिस्ट्रेट साहब जो है उन्होंने इसके ऊपर भी जो है वो बेल दे दी है और साइन करके तो उन्होंने बनवा दिया है। एंटी टेररिस्ट कोड का भी बीच में हवाला दिया गया है कि वहां पर जो है फवाद अहमद साहब असिस्टेंट एक रजिस्ट्रार जो है एंटी टेररिस्ट कोड के, तो उनका भी एक नीचे साइन किए हुए हैं कि जी उनकी तरफ से मिल गया। हालांकि 780 जो है कम से कम 6 महीने लग जाते हैं इसके ट्रायल को, उसके बाद जाकर कहीं आप बेल अप्लाई कर सकते हैं।
अच्छा, ये बताइए कि इनकी ज़मानत तो हो गई है, तो कैसे पुलिस फिर इंक्वायरी करेगी, इनसे पूछगिछ का तरीका क्या होगा? का तरीकाकार ये है कि इनकी जो ज़मानत होती है वो कम से कम 14 दिन की या 21 दिन की या 28 दिन की होती है। अभी उनकी जो इब्तदाई जो है वो 14 दिन की ज़मानत पे है। 14 दिन के बाद दोबारा जो है वो अपनी ज़मानत को एक्सटेंड करने के लिए जाएँगे और यहाँ से जो दूसरे वकील हैं वो भी पेश होंगे। तो अगर इनकी ज़मानत कैंसल होती है तो फिर पुलिस उनको मौके पे गिरफ्तार करके शाम में तफ्तीश कर देगी। और अगर इनका फिर ज़मानत मिल गई तो फिर जो है वो जब तक वो ज़मानत पे रहेंगे पुलिस अपना काम अदा नहीं कर सकती। कानून ये कहता है कि जब किसी को जमानत दी जाती है तो उसका ये फर्ज बनता है कि वो खुद तफ्तीश के लिए हिस्सा मतलब तफ्तीश का हिस्सा बने और खुद जाके तफ्तीशी से मिले और सामने तफ्तीश हो कि जी मेरे ऊपर ये इल्जाम लगे हैं और मैं बेकसूर हूँ या मैं कसूरवार हूँ। तो कानून ये कहता है कि जब आपको जमानत दी गई है तो आप उस अरसे के अंदर जो 14 दिन है या 21 दिन है उसके अंदर आप अपने आप को तफ्तीश में शामिल करें और बेगुनाह है तो बेगुनाह साबित करें, कसूरवार तो बताएं कि हमसे ये गलती हुई है। लेकिन बदकिस्मती के साथ यहाँ पर जब बेल की जो एप्लीकेशन है उसको आप रिजेक्ट करते हैं तो देन वो अदालत से गिरफ्तार हो जाते हैं। या बाद में ऐसे भी सुनने में आया कि कुछ लोग जो है अदालत से भाग जाते हैं। तो अब देखना ये है कि जो इनको जो 14 दिन की जमानत मिली है क्या इसके बाद भी मजीद ये आगे जमानत करवाते हैं या शामिल तफ्तीश होके पुलिस के साथ ताउन करते हैं। अच्छा सर, एक बड़ा अहम सवाल है यहाँ पे कि ये तो फिर जिसके पास ताकत है, उसके ऊपर दहशतगर्दी की भी दफ़ा लगे या दूसरी लगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना? जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान में यही बात है कि जो बाअसर अफराद होती हैं या जो बड़ी पर्सनैलिटीज़ होती हैं, जो सियासी तौर पे या मज़हबी तौर पे किसी भी किस्म की जो उनका असर और रसूख होता है, वो ज़रूर जो है वो कानून के ऊपर जो हावी हो जाता है। हालाँकि कहा तो ये जाता है कि कानून के हाथ लंबे हैं और कानून से कोई बालातर नहीं है। लेकिन देखने में ये आता है कि कोई सियासी लीडर हो या मज़हबी लीडर हो, जब उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है तो पुलिस उसको पकड़ने की बजाय पूरी तरह प्रोटेक्शन देती है और वो ऐसे समझते हैं जैसे हम कानून से थोड़ा ऊपर है। इसलिए वो तमाम प्रोसीजर से बाहर निकल जाते हैं जो कानून के मुताबिक लिखा जाता है। आप ज़रा अपने बता सकते हैं कि इस केस में अगर ये ताकतवर लोग हैं तो इनको सज़ा वग़ैरह मिलेगी या क्या हालात देखने में आएँगे? जो भी ज़मानत लेके बाहर वो गए ही नहीं जेल में, तो ज़मानत तो पहले ही ले ली ना उन्होंने। बिल्कुल अगर कानून जो है अगर जो जैसे वो डीआईजी असद रज़ा साहब ने कहा है कि हम कानून से बाला कानून के अंदर रहकर किसी भी सिफारिश से बालातर होकर ये सारे काम करेंगे और मुल्ज़मान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँगे। अगर पुलिस अपना काम ईमानदारी से करे तो ये सारे अफराद जो है बहुत जल्द इनके साथ तफ्तीश करके इनको शामिल तफ्तीश करने के बाद इनका चालान बना के पेश किया जाएगा। और अगर प्रॉपर तरीके से पुलिस ईमानदारी से तफ्तीश करे तो इन सब की जो सज़ाएँ हैं या तो कम से कम उम्र कैद है या सज़ाए मौत है। हुँ। के मुताबिक काम हो सकता है। आप देखना ये है कि क्या पुलिस अपना फर्ज सिर्फ कागजों में अदा करती है या बयान की हद तक करती है। अगर पुलिस ईमानदारी के साथ ताउन करे और मुद्दई के साथ ये आप प्रूव करे कि उसको बताए कि जी हम आपके साथ शामिल हैं, हमें पता है कि इनके साथ ज्यादती हुई है, तो फिर अगर पुलिस काम करेगी तो इंशाल्लाह फिर हम ये कह सकते हैं कि 2 से 3 महीने में इनका चालान बनाकर पेश किया जाएगा और फिर इनकी जो ट्रायल शुरू हो जाएगा। तो अगर पुलिस ही इनको बेकसूर साबित कर दे या पुलिस ही इनके साथ मिल जाए तो मुद्दई को तो फिर कभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा। फिर वही कानून है, वही तरीके पड़ेंगे, उसी तरीके से एक केस चलता जाएगा। अच्छा, जो मुद्दई है, वो वहाँ पे जो हालात बताए जा रहे हैं, जिस तरह लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो वहाँ पे सेफ है अदालत तक जाने-आने में या वकला के पास जाने में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये इनके मतलब भी यही पता लगा था कि ये जो लईक अहमद चीमा साहब जो है, ये जो है इनको भी वहाँ पर जो कादियानी कम्युनिटी के केसेस थे उसके अंदर भी ये वहाँ पर अदालत में जाया करते थे और वहाँ पर ये पेश होते थे और लोगों के अंदर बड़े वेल नोन थे और लोगों में इनकी बड़ी पहचान थी। तो वहाँ पर जो बंदा इनकी नज़र में आ जाता है, पहचान में आ जाता है, उसके लिए वहाँ पर रहना और सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ये आपके सामने मिसाल है कि लईक अहमद साहब जो है वो पहचाना था और पहचानने के बाद जो है सारे मामला हुए हैं और ताकि यहाँ पर पहुँचने के बाद उनको पहचान कर तो मॉब ने हमला किया है, तो उनको सदोकोब किया है। तो अगर दूसरा कोई जो मुद्दई है, उनके लिए भी अब सेफ्टी की जो रिक्वायरमेंट है, तो सेफ्टी को देखना पड़ेगा कि उनको किस तरीके से अदालत में जाना चाहिए या पुलिस उनको क्या प्रोटेक्शन देती है। फिर ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस हालात में वहाँ पर रहना। अच्छा, अभी आपको ये भी ज़रा हमारे देखने वालों को बता दें कि जो तदफ़ीन का अमल है, वो रबुआ में हुआ है, चनाब नगर में। थोड़ी-सी उसकी भी तफ़सील बता दें।
जी बिल्कुल, कराची से जो है ये लईक अहमद साहब जो है इनकी डेड बॉडी जो है वो कादियानी की जो मेन मरकज है जनाब नगर सबुआ में वहां पर लाई गई थी, और वहां पर लाने के बाद जो है वो आज सुबह जो है इनकी वहां पर नमाज जनाजा अदा की गई है, और उसके बाद जो है जो कादियानी कम्युनिटी का बाहर कब्रिस्तान है वहां पर इनकी तदफीन भी की गई है। और जो हमारे दराया ने बताया है कि एक बहुत बड़ी तादाद ने जो है आप सैकड़ों में तादाद कह सकती है कि जो लोग हैं उन्होंने नमाज जनाजा में शिरकत की है, और उसके बाद तदफीन के अमल तक वो वहां पर मौजूद रहे हैं। उसके बाद जो उनकी लोकल कम्युनिटी का जो अपना कब्रिस्तान है वहां पर इनकी तदफीन। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, ये देखें, दहशत गर्दी की दफ़ा लगी हुई है और अदालत ज़मानत ले रही है। पिछले दिनों मैं देख रहा था कि इसी तरह 2 अहमदी के 3 थे, वो अदालत में गए, अबूरी ज़मानत पे थे और वो 2-3 दिन बाद ही अदालत में हाज़िर हुए या 4 दिन बाद, तो उनको वहाँ से जनाब गिरफ़्तार किया गया। वो बड़ी आजिज़ी के साथ वहाँ पे खड़े थे और काफ़ी बुज़ुर्ग लोग थे, उनमें कोई लग ही नहीं रहा था ऐसी बात। तो चीज़ ये है कि अदल का तो जनाज़ा यहाँ से निकलना शुरू हो गया ना, और यही सबसे बड़ी पाकिस्तान की बदकिस्मती है। जब आप मुजरिमों को कैफ़रे किरदार तक नहीं पहुँचाते, तो वो और जराइम पेशा अफ़राद पैदा होते हैं। फिर वो और माशरे के लिए मुसीबत बनते हैं, और हमारे जो जज हैं, उन्हें भी सोचना चाहिए, और ऐसे वकील जो इनका साथ देते हैं, उन्हें भी शर्म करनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।